Assalamu alaikum viewers. I am your host Hira Ashraf. Welcome to my channel Psychology in Easy Way. आज साइकोलॉजी इन इजी वे में हम 50 मोर साइकोलॉजी MCQs करेंगे। जो कारवान की बुक से प्रैक्टिकल टेस्ट 1 हमने शुरू किया था, इसकी आपको यूट्यूब पे एक और वीडियो मिल जाएगी। उस पर हमने फर्स्ट 50 MCQs किए थे। अब हम नेक्स्ट 60 से 100 तक करेंगे। इसके तो फिर ये इस वीडियो में हमारा इंशाल्लाह ये वाला जो चैप्टर है प्रैक्टिकल टेस्ट 1 वाला ये ख़त्म हो जाएगा। आपके पास अगर बुक्स नहीं भी हैं कारवान MCQs की जो बुक है अक्सर अवेलेबल नहीं होती, तो आप साथ साथ अगर चलें तो भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और ये बहुत एक इफेक्टिव बुक है। PPSC FPSC या जितने भी लेक्चरशिप के टेस्ट होते हैं उनमें ये काफ़ी इफेक्टिव बुक है। चलिए हम चलते हैं MCQs की तरफ। मोस्ट बेसिक अमंग फ्रॉइडियन डिफेंस मैकेनिज्म, फ्रॉइड के जो डिफेंस मैकेनिज्म है उनमें सबसे बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा है? रिप्रेशन है। वो रेशनलाइजेशन भी नहीं है, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं, रिजेक्शन फॉर्मेशन भी नहीं, मोस्ट बेसिक जो है ना वो रिप्रेशन है। रिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान अपने जो भी अपनी जो भी अनवांटेड फीलिंग्स होता है उसको अपने अनकॉन्शियस में रिप्रेस कर लेता है, दबा लेता है। रिट्रोग्रेड एमनेसिया, रिट्रो का वर्ड मैंने पहले ही बताया था, बैकवर्ड के लिए यूज होता है। रिट्रोग्रेड एमनेसिया में क्या होता है कि पिछली चीजें भूलती हैं। फिनोमेना एक ऐसा फिनोमेना इन विच अ पर्सन सफरिंग ब्रेन इंजरी, एक इंसान को ब्रेन इंजरी हुआ है इन एन एक्सीडेंट लॉसेस मेमोरी ऑफ। रेट्रोग्रेड एमनेसिया जो है उसमें क्या चीज़ वो भूल जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, शुरू की चीज़ें नहीं भूलती, लेकिन जो भी सर्जरी या ऑपरेशन हुआ या कोई भी इंजरी हुआ उससे फ़ौरन पहले वाली चीज़ें भूल जाती हैं। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस नहीं भूलेंगे। इवेंट्स इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी, आफ्टर द इंजरी भी नहीं भूलेंगे। इवेंट्स इमीडिएटली पीरियड टू द इंजरी, इंजरी से पहले वाली जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ अर्सा पहले वाली, वो वाली भूल जाती हैं। विद अर्लियर मेमोरी बीइंग अनइम्पेयर्ड, जो बचपन की मेमोरी होगी वो खराब नहीं होती, सिर्फ जो इंजरी से पहले वाली मेमोरी होती है वो खराब हो जाती है। मिडल चाइल्डहुड इवेंट्स देन फॉरगेट्स अर्ली चाइल्डहुड इवेंट्स, ये भी गलत है। रिट्रोग्रेड एमनेसिया में क्या होगा? अर्ली इवेंट्स इमीडिएटली पीरियड टू द इंजरी, इंजरी से पहले के इवेंट्स भूल जाएंगे। अवर्जन थेरेपी किस लिए यूज होती है? अल्कोहल वगैरह के लिए यूज होती है, अल्कोहल अब्यूज के लिए। अवर्जन थेरेपी वुड बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम के लिए यूज होती है? अल्कोहलिज्म, पैरानोया, एंजाइटी या फोबियास, अल्कोहलिज्म के लिए यूज होती है। एरिक्सन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज, एरिक्सन की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट है, साइको सोशल डेवलपमेंट की एरिक्सन ने थ्योरी दी थी। और ये आ भी सकता है MCQs के, साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने पेश की थी? ये एरिक्सन ने दी थी। तो उसकी स्टेजेस है, मुख्तलिफ 8 स्टेजेस होती हैं उसकी। तो फर्स्ट स्टेज होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज। अगर ड्यूरिंग ये कब होती है? इन्फेंसी में, मिडिल चाइल्डहुड, अर्ली अडल्टहुड या अर्ली चाइल्डहुड? इन्फेंसी में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड होता है, ये भी MCQ आ सकता है कि कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, इसमें से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, FSH सारे होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट होता है। अकॉर्डिंग टू DSM-4 के मुताबिक ऑल मेंटल डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर डिस्ट्रेस और। DSM-4 की डेफिनेशन क्या थी कि जितने मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें या तो डिस्ट्रेस होगी या डिसेबिलिटी होगी। डिप्रेशन हर चीज़ में होना जरूरी नहीं है, एंजाइटी भी होना जरूरी नहीं है, हेलुसिनेशन भी हर डिसऑर्डर में नहीं होती। डिसेबिलिटी होती है, मतलब इंसान में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इंसान की कोई ना कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। एक तो डिस्ट्रेस होती है, स्ट्रेस वगैरह फील करता है, और डिसेबिलिटी होती है। मेथड ऑफ लोकाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ लोकाई, जो होता है जिसका मतलब होता है पोजिशंस वगैरह से किसी चीज़ को याद करना। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? निमोनिक। निमोनिक होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो लर्निंग में हेल्पफुल होता है। मतलब आप कोई भी कोड रख लें, जैसे ये वाइट लाइट का कोड होता है विबज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबज्योर पहला पहला वर्ड से हमने निकाला होता है। इसके अलावा मैथ्स का एक रूल होता है, डिमैथ्स रूल कहते हैं। पहले पहले वर्ड से डिवीजन, DM मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। तो निमोनिक क्या होता है? कोई भी ऐसी टेक्निक, कोई भी ऐसी चीज़, हम कोई भी ऐसी हम टेक्निक यूज करें किसी चीज़ को याद करने के लिए। और मेथड ऑफ लोकाई, लोकाई होता है कि पोजीशन के हिसाब से किसी चीज़ को याद करना, मतलब पोजीशन का कोड वगैरह कुछ रख लेना। तो ये किसकी एग्जांपल है? निमोनिक की। प्राइमरी इफेक्ट की भी नहीं है, रिसेंसी इफेक्ट भी नहीं, ह्यूरिस्टिक भी नहीं है, निमोनिक की एग्जांपल है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप कोई पोजीशन का कोड रख लें। Which of the following makes the most prominent use of statistics stats in its scoring procedure? किसकी स्कोरिंग में स्टैट्स बहुत इस्तेमाल होते हैं? रोर्शा, TAT, ब्लैकी टेस्ट या MMPI? MMPI में सबसे ज़्यादा यूज होती है।
इन परसीविंग द डिस्टेंस साउंड हैज ट्रेवल्ड, साउंड का अगर हमने डिस्टेंस देखना है कि साउंड कहाँ से आ रही है, नजदीक से या दूर से, परसेंट डिपेंड्स हैवीली ऑन, तो इंसान किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, लाउडनेस और इंटेंसिटी के, मतलब आवाज़ कितनी ऊंची है, वो कितनी इंटेंसिटी से आ रही है। रेजोनेंस पे भी नहीं, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार जो आ रही है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ब्राइटनेस और ह्यू ये दोनों चीज़ें तो साउंड की क्वालिटीज है ही नहीं, ये लाइट की क्वालिटीज होती है कि वो ब्राइट हो या डल होती है। तो साउंड की जो क्वालिटीज होती है लाउडनेस और इंटेंसिटी। हैविंग नेवर सीन अ स्पैरो बिफोर, अगर एक इंसान ने कभी स्पैरो देखी नहीं है, जैसे अब इफा इसमें लिखा, इफा ने स्पैरो कभी देखी नहीं है कि चिड़िया कैसी होती है। इफ आई आइडेंटिफाई द स्पैरो एज अ बर्ड बिकॉज इट हैज विंग्स एंड बर्ड्स हैव विंग्स, उसका उसके दिमाग में एक है कि बर्ड्स के विंग्स होते हैं, और स्पैरो को देख के वो कहती है कि ये बर्ड है क्योंकि इसके विंग्स हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये स्कीमा की एग्जांपल है कि उसका एक मेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि सारे बर्ड्स के पर होते हैं, तो उसकी बिना पर वो स्पैरो को आइडेंटिफाई कर लेती है। स्क्रिप्ट भी नहीं है, एल्गोरिथम भी नहीं है, मेटाकॉग्निशन भी नहीं है, ये स्कीमा है। वन ऑफ द डार्विन की आइडिया, डार्विन का जो आइडिया इज डेट बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट उसने दिया था, उसके हिसाब से क्या होता है कि एनिमल्स अपनी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। एनिमल्स हैव एन इनबॉर्न टेंडेंसी, एनिमल्स में टेंडेंसी होती है, सलाहियत होती है टू बिहेव इन अ वे दैट require the lowest energy expenditure. They individually select from various natural alternatives they learn from their parents, help them to survive and reproduce। के इंसान जो भी एनिमल्स होते हैं वो, उनमें टेंडेंसी होती है कि वैसे बिहेव करते हैं जिससे उनको सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल हो, जो उनके लिए, जो हेल्प देम टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। राबिया इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, राबिया को डिप्रेशन है, कौन सी वो मेडिसिन यूज करेगी, हेल्डोल, जोलॉफ्ट, रेस्पेरडोल या थोराजीन। जोलॉफ्ट यूज होती है डिप्रेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को क्या चीज रेगुलेट करती है, पोन्स, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या मिड ब्रेन। पोन्स करता है इसको रेगुलेट। All of the following are characteristics of the pre-operational stage of development except, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये आ जाती है पियाजे की थ्योरी में। प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, कंप्लीट और फॉर्मल ऑपरेशन, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे की जो थ्योरी है उसमें आ जाती है। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें सारी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट, कौन सी चीज़ है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे डेवलप नहीं होती, यह है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती। मतलब जैसे अब छोटे बच्चे हैं, उनको ये चीज़ समझ, उनमें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर उनसे उनके सामने से हम कोई चीज़ गायब करेंगे तो फिर उनको ये लगता है कि वो जैसे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, उनमें कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होते हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर हमने कोई चीज़ उनसे सामने से गायब किया तो वो हमने छुपाई होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें नहीं होता। बाकी सारी होती है, ईगोसेंट्रिक थॉट भी होती है, स्टैटिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, सारे प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, सिवाय कंजर्वेशन के। Jung cites human infant response to mother closeness and the adult concept of power beyond himself. यूंग ने बताया था कि मदर क्लोज इन्फेंट का रिस्पॉन्स टू मदर क्लोजनेस मतलब ये इननेट रिस्पॉन्स है। और एडल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर बियॉन्ड हिमसेल्फ, और एडल्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि अपनी मतलब पावर से रिलेटेड, ये क्या है, ये आर्किटाइप्स हैं। मेन रीजन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने रीजन होते हैं, 3 मेन रीजन होते हैं, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये भी नहीं है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, एंटीरियर रीजन, ये भी नहीं। सेंट्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये भी नहीं। मेन रीजन है तो हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। ओपन एंड प्रोसेस थ्योरी ऑफ कलर परसेप्शन, कलर परसेप्शन के थ्योरी जो दी थी वो दी थी हेरिंग ने दी थी, ओपन एंड प्रोसेस थ्योरी। और ये इसमें क्या होता है कि ओपन एंड कहते हैं ऑपोजिट को। इसने बताया था कि कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं कलर्स के जो ऑपोजिटली काम करते हैं, ग्रीन रेड होता है, ब्लू येलो और ब्लैक एंड व्हाइट, वो ऑपोजिटली काम करते हैं। और इसके इस कॉन्सेप्ट की बिना पर इसने प्रोसेस ओपन एंड प्रोसेस थ्योरी दी थी हेरिंग ने। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का कौन नाम आप सही याद रखें कि किससे रिलेटेड है, मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। द मॉरलिटी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मॉरलिटी कहते हैं कि अच्छे बुरे में फर्क करना, कि इंसान जो प्रिंसिपल्स बनाता है वो कैसे बनाता है, अ फोकस ऑन गुड एंड बैड बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल राइट
ideas and principles, pre-moral behavior, important peer and social relations की वजह से, pre-moral behavior की वजह से, good bad की वजह से, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स, इंसान हर चीज़ को एसोसिएट करके, मोरालिटी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, वो अपने सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो बनाता है, वो अपने राइट्स भी, आइडियल्स भी कि आइडियल बिहेवियर क्या होता है, और प्रिंसिपल्स की रोशनी में बनाता है। डिफेंस मैकेनिज्म किससे बनते हैं? एड ईगो या सुपर ईगो, ईगो डिवेलप करती है। ईगो को में जो एंजाइटी होती है उसको कम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं, तो ये ईगो डेवलप करती है। एनहांसिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन रिसेप्टर हैज व्हाट इफेक्ट ऑन शिजोफ्रेनिया? अगर हम डोपामाइन को इंक्रीज करें तो शिजोफ्रेनिया पे क्या फर्क होगा? ब्लॉक करें इसके रिसेप्टर को तो शिजोफ्रेनिया के सिम्टम पे क्या फर्क होगा? तो ये इंक्रीज ही डिक्रीज आ जाता है, कि मतलब अगर हम डोपामाइन को इंक्रीज करें तो शिजोफ्रेनिया के सिम्टम इंक्रीज होंगे, और अगर उसको हम ब्लॉक करें तो शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स कम होंगे। अकॉर्डिंग टू डैश, देयर इज एन इनबॉर्न कॉम्पिटेंस फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज का जो एक्विजिशन मतलब जो जुबान कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं इंसान, उसका उससे रिलेटेड कौन सी पर्सनैलिटी है? चोमिस्की। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन पे काम किया था कि, और इनके मुताबिक क्या था, देयर इज एन इनबॉर्न कॉम्पिटेंस फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, कि हर इंसान में एक टेंडेंसी होती है जुबान, कोई भी जुबान सीखने की। एंड आई सेड acquisition pattern that will be followed regardless of the culture in which one is born, और इससे कल्चर का कोई लेना देना नहीं होता, मतलब इंसान जिस भी कल्चर में पैदा हो उसमें टेंडेंसी होती है कि वो लैंग्वेज सीख ले। फिजिकल साउंड फ्रॉम ऑफ एनवायरनमेंट में जो भी साउंड होती हैं ट्रांसलेटेड इनटू इलेक्ट्रिकल मैसेजेस, वो मैसेजेस में कैसे ट्रांसफर होती हैं? स्पाइरल जेनिकुलेट, ट्रेपेजॉइड बॉडी, कॉकलिया, स्पाइरल गैंग्लियन। कॉकलिया से होती है। कॉकलिया हमारे ईयर का एक पार्ट है जो कि आवाज़ें जो भी हमारे कान में जाती हैं उसको मैसेजेस में चेंज करके ब्रेन को भेजता है। If a dog owner wanted to teach the dog to catch a ball using shaping, shaping में क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जब भी कोई इंसान कोई बिहेवियर शो करेगा तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे। शुरू शुरू में हर दफा रिवॉर्ड होता है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। इस प्रोसेस कहते हैं शेपिंग। ही माइट कॉल द डॉग, अगर एक डॉग का ऑनर है, मतलब एक डॉग ऑनर है, वो क्या करता है अपने डॉगी को, वो एक बॉल कैच करना सिखाना चाह रहा है शेपिंग के थ्रू। तो वो कैसे सिखाएगा? उसको डांटेगा, स्कॉल्ड द डॉग ईच टाइम इट डज नॉट चेज द बॉल, ओनली गिव द डॉग एन एनफोर्सर व्हेन इट सक्सेसफुली कॉट द बॉल। जब वो पकड़ेगा तो उसको एनफोर्सर देगा। इनिशियली इन्फोर्स द डॉग ईच टाइम इट पिक द प्रॉड स्निफ द बॉल। शुरू शुरू में शेपिंग में क्या होता है कि हर चीज़ पर अगर कोई इंसान अटेम्प्ट भी करता है, कोशिश भी करता है, तो भी उसको रिवॉर्ड किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। तो ये आता है इनिशियली इन्फोर्स द डॉग ईच टाइम इट पिक्ड अप द और स्निफ द बॉल। पेयर द साइट ऑफ द बॉल विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये भी गलत है। ईच टाइम जब भी वो उस बॉल को सूंघेगा भी या उसको उठाएगा भी, बेशक वो सही ना भी करे, तब भी उसको रिवॉर्ड किया जाएगा। एक्सपर्ट जनरली एग्री दैट द प्राइमरी इमोशन कौन से होते हैं? प्राइमरी इमोशन वो होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। फियर, एंगर, जॉय, ये वाले जो हैं, इंसान को डर लगना, एंगर, जॉय, ये प्राइमरी इमोशन है। डिसगस्ट, बुरा लगने को कहते हैं। शेम जब इंसान कोई गलत काम करेगा तभी शेम का होता है, ये एक सेकेंडरी इमोशन में आ जाता है। प्राइमरी इमोशन में ये तीन आते हैं, फियर, एंगर और जॉय। खुश होना, गुस्सा होना और डरने को कहते हैं। Gestalt experience of perceiving an array of equally spaced dots as rows and columns is attributed to। Gestalt का एक लॉ है जिसमें है कि अगर डॉट्स हैं, इक्वल डॉट्स लगे हुए हैं और नज़दीक नज़दीक हैं, तो हम उसको क्या परसीव करते हैं? रोज और कॉलम्स। मतलब अगर सीधे सीधे लगे हुए हैं, रोज के फॉर्म में डॉट्स लगे हुए हैं, तो हम उनको एक लाइन के तौर पे परसीव करेंगे, और अगर लंबाई में लगे हुए हैं तो उसको कॉलम के तौर पे। तो ये लॉ, इस लॉ को क्या कहते हैं? होलिस्टिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, एडिटिव फंक्शन या प्रोग्रामिटी की, मतलब अगर नज़दीक नज़दीक कोई चीज़ है और एक तरतीब से लगी हुई है तो हम उसको इकट्ठा पूरी एज अ होल कंसिडर करते हैं। तो ये लॉ ऑफ प्रोग्रामिटी है। अ पर्सनल सिलेक्शन टेस्ट दैट रिक्वायर प्रीवियस नॉलेज है एक ऐसा सिलेक्शन टेस्ट जिसमें पहले नॉलेज और मास्टरी चेक की जाती है कि आपने कितना आपको आता है। तो ये एक मास्टरी ऑफ अ गिवन बॉडी ऑफ मटेरियल, एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपकी नॉलेज और मास्टरी ऑफ क्या आपका कितना ग्रिप है वो चेक की जाती है, वो एक अचीवमेंट टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो इंसान की आगे एबिलिटी को चेक करते हैं कि उसमें कितनी सलाहियत है, वो कैसे कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट में इंटेलिजेंस को, क्रिएटिविटी टेस्ट में क्रिएटिविटी को, अचीवमेंट टेस्ट में इंसान की नॉलेज को चेक किया जाता है।
इंटेलिजेंस टेस्ट आर नॉट कंसिडर्ड रिलायबल। इंटेलिजेंस टेस्ट किस एज से पहले रिलायबल नहीं होते? बिफोर 7 ईयर ऑफ एज, 7 साल से पहले इंटेलिजेंस टेस्ट रिलायबल नहीं होते। एल्बर्ट एलिस की रेशनल इमोटिव थेरेपी या रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी भी कह सकते हैं, किसकी ये किसके अंदर आ जाती है? ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। साइकोएनालिटिक थेरेपी में आती है ह्यूमनिस्टिक या एग्जिस्टेंशियल। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर और भी थेरेपीज आ जाती हैं। रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी भी आ जाती है, और भी थेरेपीज आ जाती हैं, कॉग्निटिव थेरेपी भी आ जाती है। तो ये रेशनल इमोटिव थेरेपी किसका पार्ट है? रेशनल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का। इन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन में इमोशनल अराउजल इंसान के इमोशन ज़्यादा हो जाते हैं, और क्या क्या होगा? इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी सही है, रेस्पिरेशन तेज हो जाती है। स्लोइंग ऑफ डाइजेशन, इमरजेंसी सिचुएशन में इंसान की डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है। तो ये सारे सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। फिनोटिपिक एंड जीनोटाइपिक बेसिस फॉर पर्सनैलिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आइजेंक ने दिया था। When we think of an extrovert, जब हम एक एक्सट्रोवर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है, वी ऑटोमेटिकली थिंक ऑफ अ पर्सन। तो हमारे दिमाग में एक ऐसा इंसान आता है जो आउट गोइंग हो, असर्टिव हो और ज़्यादा बोलने वाला हो। तो ये क्या है? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप हमारे मतलब के दिमाग में एक फ्रेमवर्क सा बन जाता है उसका। तो ये है प्रोटोटाइप। प्रीजुडिस कहते हैं पहले ही जज कर लेना। एट्रीब्यूशन बायस कहते हैं किसी को कोई भी कैरेक्टरिस्टिक किसी को एट्रीब्यूट कर देना। कंफर्मिटी किसी को ओबे करना, कंफर्म ओबीडियंस शो करना। तो प्रोटोटाइप कहते हैं कि कोई भी आपका मेंटल जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है उसको, कि जब हम एक्सट्रोवर्ट के बारे में करते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दिमाग में आएंगे ना, तो ये सब प्रोटोटाइप में आ जाते हैं। हैरी हार्लोज एक्सपेरिमेंट विद वायर एंड क्लॉथ। हैरी हार्लो ने एक्सपेरिमेंट किया था वायर और क्लॉथ सरोगेट मदर डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्होंने बच्चों का एक किया था कि क्लॉथ के ओरिजिनल मदर की जगह क्लॉथ और वायर का यूज करके ये देखा था कि बच्चों के लिए मदर की कितनी इम्पोर्टेंस है। और ये मदर से इंसान को क्या मिलता है? कॉन्टैक्ट, कंफर्ट मिलती है। तो इन्होंने इस पर ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इससे ये पता चला था कि चाइल्ड के जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उसमें मदर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होती है। इनसाइट लर्निंग को किन सिलेक्शन, रिलेशनशिप सिलेक्शन, इंस्टिक्चुअल ड्रिफ्ट ये भी नहीं आता। कॉन्टैक्ट कंफर्ट को फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अगर समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें आगे चलते हैं। इन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट फ्रीक्वेंसी एंड कंटेंट मास्टरी, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और कंटेंट मास्टरी इंसान की कितनी है? रिसर्चर फाइंड द कोरिलेशन, एक रिसर्चर ये कोरिलेशन फाइंड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग, इस फाइंडिंग के बिना पर क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कोरिलेशन की वैल्यू होती है -1 से +1 तक, इसके बीच में आनी चाहिए। -1 आ सकता है, +1 और इसके बीच में, इससे आगे हो ही नहीं सकती। तो ये कोरिलेशन ही गलत है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, लो पॉजिटिव कोरिलेशन या कंप्यूटेशनल एरर। कंप्यूटेशनल एरर के मतलब ये कैलकुलेट से नहीं हुआ। एपीए वाज फाउंडेड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एपीए किसने बनाया था? स्टैनले हॉल। एपीए जो वाज फाउंडेड बाय स्टैनले हॉल। विलियम जेम्स ने भी नहीं, वुंड ने भी नहीं, वाटसन भी नहीं। मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ऑन ओबीडियंस, इन्होंने ओबीडियंस पे शो एक्सपेरिमेंट किया था, और ये ओबीडियंस इन्होंने चेक की थी अथॉरिटी फिगर की, कि अगर कोई अथॉरिटी फिगर है वो किसी को कोई भी हुक्म देते हैं तो क्या लोग ओबे करते हैं उसको। तो एक्सपेरिमेंट इनका था कि शॉक ट्रीटमेंट देनी थी कुछ सब्जेक्ट्स को। ये कुछ सब्जेक्ट्स को इन्होंने अथॉरिटी फिगर्स ने ये दिया था, मतलब ऑर्डर दिए थे कि वो शॉक देंगे दूसरे सब्जेक्ट्स को, और उन्होंने ओबीडियंस शो की थी। और इस का क्या क्या कंक्लूजन निकला था मिलग्राम एक्सपेरिमेंट का, कि अथॉरिटी फिगर्स का ओबीडियंस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर इंसान को गलत काम भी करना पड़े, लेकिन अथॉरिटी फिगर अगर वो कह रहे हैं तो फिर इंसान वो काम कर लेता है। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ऑन ओबीडियंस डिमॉन्स्ट्रेट दैट मोस्ट सब्जेक्ट रिफ्यूज टू गिव एक्सट्रीमली पेनफुल इलेक्ट्रिक शॉक टू एन इनोसेंट विक्टिम। ज़्यादा सब्जेक्ट ने रिफ्यूज किया था, गलत है ये। Most subjects did obey the command to give extremely painful electric shock to an innocent victim, ये वाला सही है। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स ने ओबे किया था। Only subjects scoring high on a measure of authoritarian personality agree to shock an innocent victim. The subject moral values are more important than the tendency to obey an authority, मतलब इंसान की moral values ज़्यादा होती हैं। लेकिन इस
एक्सपेरिमेंट के हिसाब से इन्होंने पूछा हुआ है, तो है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट में ओबीडियंस शो की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स जब होता है तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रिलेटेड है? डीएनए, गाबा, एसीटीएच या एनएमआर? एसीटीएच सबसे ज़्यादा रिलेटेड है। इन जंगियन थ्योरी द शैडो रिप्रेजेंट, शैडो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? अनकॉन्शियस इंसान की जो ड्राइव होती है, इंसान का जो अनकॉन्शियस ड्राइव होती है उसको शैडो शो करती है। एनिमा, एनिमस पर्सोना, ये तीनों गलत है। स्प्लिट हाफ प्रोसीजर जो है ये रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। सैम्पलिंग ग्रुप, वैलिडिटी, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस या मेजरिंग रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, पूरा नाम ही स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है, ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ऐसे स्प्लिट हाफ प्रोसीजर रिलायबिलिटी को शो करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट R2, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी हमारी काबिलियत क्या चेक की जाती है कि हम में कोई सलाहियत है किसी साइड से, तो ये फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए होता है। और अचीवमेंट टेस्ट में जो हम कर चुके हैं उसका करंट कॉम्पिटेंस वो चेक करते हैं कि हमने कितना अचीव कर लिया है। एप्टीट्यूड टेस्ट करंट इंटरेस्ट को या पास्ट कॉम्पिटेंस, पास्ट कॉम्पिटेंस या करंट इंटरेस्ट। और करंट कॉम्पिटेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी होगी। और अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं वो करंट कॉम्पिटेंस को। विच लीडरशिप स्टाइल, कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं टेंड्स टू प्रोड्यूस मोस्ट सेटिस्फाइड मेंबर्स, सबसे ज़्यादा मेंबर सेटिस्फाइड होते हैं? ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक स्टाइल जो होता है सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी आवाम होती है, उनको ये दिया जाता है राइट कि वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताएं। यू आर वॉचिंग टेलीविजन एंड सी आ कमर्शियल, इसमें ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं और आप एक कमर्शियल देख रहे हैं जिसमें आपका कोई फेवरेट मूवी स्टार कोई किसी चीज़ की वो कर रहा है कि किसी भी चीज़ को, जैसे न्यूट्रिशनल सीरियल है उसकी कर रहा है, उसको मतलब उसको प्रोमोट कर रहा है, तो इंसान में क्या होता है, बिकॉज वी लाइक दैट मूवी स्टार, इंसान को अगर वो मूवी स्टार अच्छा लगता है, देयर इज अ टेंडेंसी टू बिलीव दैट द स्टार इज आल्सो इंस्पायर्ड और सीरियल, तो इंसान को ये लगेगा कि वो जो बात कह रहा है वो ठीक ही होगा। इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं? हैलो इफेक्ट। मतलब किसी के साथ अटैचमेंट की वजह से आप ज्यादा मतलब आप उसकी बात वगैरह मान लेते हैं, तो ये हैलो इफेक्ट है। The group that contain a term not mentioned with Murray's list of need. Murray's की list of needs में कौन सी नहीं आती? नर्चरेंस ऑटोनमी भी आती है, डोमिनेंस एफिलिएशन भी है, एग्रेशन और अबेसमेंट भी आती है, पैसिविटी और डिस्ट्रक्शन नहीं होती, ये नीड नहीं होती अकॉर्डिंग टू मुरे। अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एल्पोर्ट की जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, पीपल आर मोटिवेटेड, पीपल कैसे मोटिवेट होते हैं? फ्यूचर गोल्स की तरफ, बाय सोशल रिइंफोर्समेंट से, पास्ट और करंट एक्सपीरियंसेस से, या बाय करंट एक्सपीरियंसेस। करंट एक्सपीरियंसेस से मतलब जैसे उनके एक्सपीरियंसेस गुजरे हों वो उससे उन पर डिपेंड करती है उनकी मोटिवेशन। Cannon and Barr sharply criticized the James-Lange theory on emotion by showing that, अच्छा ये क्या, ये दोनों जो थ्योरी हैं ये इमोशन से रिलेटेड हैं, कैनन बार थ्योरी भी और जेम्स लैंज थ्योरी, ये दोनों जो थ्योरीज हैं ये हमारे इमोशन से रिलेटेड हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जेम्स लैंज थ्योरी में इमोशंस प्रोड्यूस फिजिकल रिएक्शंस। जेम्स लैंज थ्योरी जो थी उसके अकॉर्डिंग था क्या, इमोशंस जो होती है उसकी वजह से हमारी फिजिकल रिएक्शन होती है, मतलब जो हम इमोशन फील कर रहे होते हैं उसकी वजह से फिजिकल रिएक्शन होते हैं। तो कैनन एंड बार ने इसको क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने ये कहा था कि दोनों चीजें जो होती हैं वो एक ही टाइम पे होती हैं। शार्पली क्रिटिसाइज द जेम्स लैंज थ्योरी ऑन इमोशन बाय शोइंग दैट देयर वर नॉट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैटर्न फॉर डिफरेंट इमोशन, के डिफरेंट इमोशन के लिए डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैटर्न नहीं होते कि मतलब मोस्टली फॉर इमोशंस के लिए मोस्टली फिजिकल पैटर्न होंगे, बल्कि इमोशंस और फिजिकल जो पैटर्न होते हैं एक साथ ही एक्सपीरियंस होते हैं। देयर वर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैटर्न फॉर डिफरेंट इमोशंस। The hypothalamus was not the set of emotion we experience the emotion after perceiving the physiological change। ये सबसे पहले वाला है।
क्या क्रिटिसिज्म था कि देर आर नॉट डिफरेंट फिजियोलॉजी, मुख्तलिफ इमोशन के लिए मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल पैटर्न नहीं होते। जेम्स लैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि मुख्तलिफ जब हम इमोशंस होते हैं हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम फिजियोलॉजिकल पैटर्न्स मुख्तलिफ शो करते हैं। बोनसेस, रिकॉग्निशन, अवार्ड, प्रेज, टाइम ऑफ इम्प्रूव, मोटिवेशन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की एग्जाम्पल है? रेनफोर्समेंट है ये सारी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, बेनिफिट्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, ये रेनफोर्समेंट है। बोनस, अवार्ड्स, प्रेज, डिस्पाइट वर्किंग फ्यूअर आवर्स देन हिज कोवर्कर्स, मतलब एक इंसान है, साथ इसमें लिखा हुआ है कि साथ जो है अपने को वर्कर जो साथ काम करने वाले उनसे कम काम करता है। साथ रिसीव द प्रमोशन एंड अ रेस, लेकिन फिर भी उसको प्रमोशन मिलती है और उसकी सैलरी रेस की जाती है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी, वो खुश महसूस करने के बजाय उसको गिल्टी फील हो रहा है। तो ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है? ये इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी में क्या होता है? इक्वलेंस पे फोकस होता है। इक्विटी थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि मतलब वो खुशी महसूस करने के बजाय उसको गिल्टी फील हो रहा होता है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, गेन लॉस थ्योरी, फुट इन द डोर फिनोमेना, या इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइमरी रेनफोर्सर? कौन सा है? फूड है। फूड, मनी, पे चेक, न्यू क्लॉथ्स। प्राइमरी रेनफोर्समेंट में इंसान की बॉडी की मेन नीड्स आ जाती है, इसमें फूड है सबसे बेसिक नीड। बॉडी रिस्पॉन्स टू डेंजर इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ, इंसान का जो रिस्पॉन्स डेंजर से रिस्पॉन्स टू डेंजर का बाय द रिलीज ऑफ, कौन सी चीज रिलीज होती है? एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन या इमरजेंसी कंडीशन होती है तो ये रिलीज होती है, और ये कहाँ से रिलीज होती है? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होती है। अच्छा जी, जैसे अब इसमें देखें एड्रिनल, इसमें अब डी जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन पिट्यूटरी के साथ लिंक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होता तो ये भी गलत हो जाता है। बाकी एसिटाइलकोलिन एड्रिनल ग्लैंड से नहीं होती। एसिटाइलकोलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी गलत है। स्ट्रेस सिचुएशन में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होती हैं। अब आगे है अकॉर्डिंग टू शेरिडन सोमैटोटाइप थ्योरी, इनकी जो शेरिडन की सोमैटोटाइप थ्योरी है, पर्सन हुई स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, एक्टिव और एग्रेसिव होस्ट। इनकी जो शेरिडन सोमैटोटाइप थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग 3 तरह के लोगों ने, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। तो ऐसे लोग जो मस्कुलर हों, स्ट्रॉन्ग हो, एक्टिव हो, एग्रेसिव हो, तो वो कौन से होते हैं? मीजोमॉर्फिक। इंटरप्रिटेशन ऑफ थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टीएटी एक टेस्ट होता है जिसमें पिक्चर्स दी जाती हैं और उस पर स्टोरी बनानी होती है। जो भी सब्जेक्ट होता है उसने एक स्टोरी बिल्ड करनी होती है, मतलब, और उसमें फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द टीएटी, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है? फैक्टर एनालिसिस से, कंटेंट एनालिसिस से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये की जाती है कंटेंट एनालिसिस से। कंटेंट एनालिसिस में होता है कि कोई भी जो सब्जेक्ट स्टोरी बना रहा है उसका कंटेंट और उसके मेन थीम्स को चेक किया जाता है। तो ये कैसे होती है? कंटेंट एनालिसिस से। यहाँ हमारे 100 MCQs प्रैक्टिकल टेस्ट 1 के खत्म होते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।